हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC प्री की यूनिट 4 को कवर कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के पर्वत पहाड़ी, मध्य प्रदेश के पठार और मध्य प्रदेश की नदियों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। आप उन लेक्चर को बार बार देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आने वाले हैं और यह यूनिट लगभग 4 से 5 प्रश्न हर साल इस यूनिट से पूछे जाते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो यहां से 8 से 9 प्रश्न तक खींचा जाते हैं। तो 8 से 9 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए यहां से आपके 16 नंबर का आ जाता है, तो 16 नंबर कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो इस यूनिट को जितना हो उतने अच्छे से पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा एनालिसिस बेस पे, आपको इसमें कंटिन्यू बने रहना है। कंटिन्यू बने रहेंगे तभी आपका फायदा है, अन्यथा आपका फायदा बिल्कुल नहीं है। आप सोचते हैं पहला लेक्चर देख लिया, अब नहीं देखता हूं, तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। हर लेक्चर में मैं पुराने लेक्चर का 1-2 फैक्ट आपको कवर कराता हूं कि उससे क्या होगा कि आपको नई चीजें भी मालूम पड़ेंगी, साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर, सिंचाई परियोजना तो आपको हमें कृषि के बाद पढ़ाना था। अब मैं इस टॉपिक को अभी क्यों लेके आया हूं, इसका मैं आपको कारण बताता हूं। दोस्तों देखिए, हाल ही में अभी अपन ने नदियां कंप्लीट करी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, परियोजनाओं के बारे में डिस्कस किया परियोजना के बारे में डिस्कस। अब परियोजना जैसे इंदिरा गांधी परियोजना, अब इंदिरा गांधी परियोजना से इंदिरा नाम की एक उन्हें नहर निकाल दी, इंदिरा गांधी नहर। अब उसके लिए क्या करूंगा मैं, क्या वापस नदियां पढ़ाऊंगा? नहीं, इसीलिए मैं सिंचाई परियोजना लेके आया हूं कि आपको नदी से ही यहां कनेक्ट हो जाए। अब जैसे अगला जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ाने वाला हूं। अब जलवायु से भी आप देखेंगे हर बार लॉजिकल प्रश्न आ रहा है, तो आपको उस लेक्चर को भी देखना है। तो सबसे पहले हम सिंचाई परियोजना को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी बात करेंगे। अब सर पहले हमें बताइए तो सिंचाई क्या होती है, उसके बाद आप हमें बताइएगा सिंचाई परियोजना क्या होती है। तो इस लेक्चर में जैसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किन साधन के द्वारा होती है, तो हम सिंचाई के साधन भी पढ़ेंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजना किस जिले में, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, उन सिंचाई परियोजना की बात करने वाले हैं। अधिकतर सिंचाई परियोजना या परियोजना की बात हम नदियों में कर चुके हैं। जो परियोजना है वह बहुउद्देशीय ही बनाई जाती है मध्य प्रदेश में। जैसे उनका उपयोग पेयजल के लिए किया जाएगा, उनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा, उनका उपयोग भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, उनका उपयोग आर्थिक रूप से यानी उद्योग वगैरह में करने के लिए किया जाएगा। तो यह सब कुछ कारण होते हैं जिनके लिए क्या बनाई जाती है, परियोजना बनाई जाती है। परियोजना का मतलब ये नहीं कि बस उन्हें एक बांध बना दिया तो उसके उपयोग केवल एक ही है, पानी को रोकना नहीं। उसके क्या होते हैं, बहुउद्देश्य होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा सुक्ता परियोजना किस जिले में स्थित है, तो मैंने आपको बताया था खंडवा जिले में। सुक्ता सिंचाई परियोजना किस जिले में, तो आप लिंक कीजिएगा, भैया यहाँ पर बांध बना हुआ है, उसके आइट साइड जिले को सिंचित करने के लिए बनाई होगी, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो यही क्या होती है, परियोजनाएं होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूं सिंचाई क्या होती है। अब क्या होता है सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है मिट्टी को कृत्रिम रूप से, क्या लिखा हुआ है, मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करना ही क्या होती है, सिंचाई होती है। जैसे मान लीजिए यह मालवा का क्षेत्र पूरा सूखा क्षेत्र है, ठीक है। अब मैंने गेहूं लगा दिए, रबी की फसल है, नवंबर के समथिंग बोई जाती है। अब इसमें क्या पानी गिरता है, क्या नहीं गिरता है। अब पेड़ों को मिनरल्स की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, तो अब उसके लिए बादल तो पानी उस टाइम गिराएगा नहीं, क्योंकि मौसम क्या एक सीमित समय के लिए होता है, 3 से 4 महीने के लिए। तो उस दौरान क्या होगा, मैं कृत्रिम रूप से यानी किसी भी कुएं का सहारा लेके, किसी नहर के माध्यम से या किसी पोखरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से क्या करूंगा, उसे पानी दूंगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें। तो वह क्या है, कृत्रिम, जैसे कुएं, नलकूप आदि का सहारा देके उसमें क्या करूंगा, पानी की मात्रा में वृद्धि करूंगा उस क्षेत्र में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। यानी क्या, एक और आप बोलेंगे तो खेतों में जो हमारी फसल लगी है उसे कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है।
अब सिंचाई का देखो, उनको उपयोग फसल को पाले से बचाने के लिए। जब अच्छी तेज ठंड पड़ती है तो फसल क्या होती है, समाप्त होने या खत्म होने की कगार पे होती है, तो राइट साइड क्या होते हैं, इनमें पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो पानी के अंदर एक छुपी हुई ऊर्जा होती है जिसे लेटेंट ऊर्जा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, या ना गर्मी होती है। तो गर्मी के कारण क्या होता है, उन पौधों में क्या होता है, ठंड का प्रकोप थोड़ा कम पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, जब पाला तेज पड़ता है या ठंड तेज पड़ती है तो उस दौरान क्या करते हैं, पानी देते हैं। फिर मिट्टी को क्या करते हैं, सूख कर कठोर बनाने के लिए इस्तेमाल कराते हैं, बनाने से रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई मिट्टी कठोर हो जाएगी, पानी नहीं दोगे तो फसल नहीं होगी। फिर खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए भी क्या किया जाता है, धान के खेतों में सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो आपको केवल मैंने ये थोड़ा सा बताया है, बाकी सब मेंस का टॉपिक है। बस अभी आप कितना याद रखिए, सिंचाई याद रखिए। सर अब सिंचाई परियोजना क्या होती है? अब देखिए, सिंचाई परियोजना क्या होगी, जो हम कृत्रिम रूप से सिंचाई कर रहे हैं, अब उनकी पूर्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ बांध या कोई सा कुआं, ये इन सबको बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा, बनाना होगा। अब क्या होगा कि उन्हीं साधनों के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उन्हें ही क्या बोला जाता है, यानी यह एक प्रकार की क्या है, सिंचाई के लिए सुविधा की आपूर्ति प्रदान करना ही सिंचाई परियोजना कहलाती है। जैसे आपने बांध बना दिया, बांध के माध्यम से नहर निकाल दी, नहरों के द्वारा आप क्या कर रहे हो, पानी दे रहे हो। फिर आपने एक ट्यूबवेल लगा ली, ट्यूबवेल लगाने के बाद ट्यूबवेल के माध्यम से खेतों को सिंचित कर रहे हैं, तो यही क्या होती है, सिंचाई परियोजना होती है। सिंचाई के लिए बनी हुई परियोजना को सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सिंचाई परियोजना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। जब हम नर्मदा नदी तंत्र पढ़ रहे थे उस दौरान मैंने आपको बताया था कि लगभग मध्यम, लघु और बृहद सिंचित परियोजनाओं को मिलाकर नर्मदा के ऊपर लगभग 1000 से अधिक परियोजनाएं चल रही है। तो वो बृहद क्या होती है सर, मध्यम क्या होती है, लघु क्या होती है, उनके बारे में तो हमें बताइए। तो सबसे पहली होती है बृहद सिंचाई परियोजना। यह वह परियोजना होती है जहां पर 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। जिन सिंचाई परियोजना के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बृहद सिंचाई परियोजना बोलते हैं। उसमें मेनली स्रोत क्या होती है, नहरें होती है। जैसे चंबल नहर हो गई, एक इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप सुने होंगे, जो हरियाणा वगैरह से होते हुए राजस्थान राज्य तक यानी 3 से 4 राज्यों को सिंचित करती है। तो वहां क्या है, एक बृहद प्रकार की सिंचाई परियोजना है। उसमें क्या हो रहा है, नहरों के माध्यम से आप सिंचाई कर रहे हैं, तो इनके बृहद सिंचाई परियोजना के स्रोत क्या होंगे, नहर होगी। अब सर मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जिसमें बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आप ला सकते हैं, तो आपको याद रखना है चंबल क्षेत्र और नर्मदापुरम जिला, इसको हम मुख्य रूप से किसके अंतर्गत ला सकते हैं, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ला सकते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना क्या होती है सर, तो मध्यम सिंचाई परियोजना वह क्षेत्र होता है जहां की भूमि, यहां से 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर की भूमि को हम क्या कर सकते हैं, सिंचित कर सकते हैं। उसके लिए किसका उपयोग, उसका स्रोत क्या है, तो सर छोटी नहर उनका स्रोत है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र मेनली मध्यम सिंचाई के अंतर्गत आता है। फिर लघु सिंचाई परियोजना क्या होती है, यहां पर 2000 हेक्टेयर से कम भूमि क्या होती है, सिंचित होती है। सिंचाई परियोजना के माध्यम से उसे हम क्या बोलते हैं, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लाते हैं। इनका मुख्य रूप से स्रोत होता है कुएं। क्षेत्र देखेंगे तो मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र को इसके अंतर्गत ला सकते हैं, बघेलखंड क्षेत्र को इसके अंतर्गत ला सकते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि सर मध्य प्रदेश में सिंचाई का विकास कैसे हुआ, यानी मध्य प्रदेश में सिंचाई का इतिहास तो बताइए। तो अब तो हम जाके इसे कंप्लीट कर पाएंगे कि वर्तमान में क्या है मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंचाई चंदेल राजाओं द्वारा सिंचाई के लिए व्यवस्था की स्टार्ट किसने की थी, चंदेल राजाओं द्वारा की गई थी। चंदेल राजा जो हमारे थे वो खजुराहो, छतरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या करते थे, शासन करते थे। उनका 950 से लेकर 1050 तक क्या हुआ था, मुख्य रूप से शासन हुआ करता था, यानी 9वीं और 10वीं सेंचुरी के अंतर्गत इनका क्या था, शासन हुआ करता था। इस दौरान इन्होंने क्या हुआ था, छतरपुर में क्या, किसके, छतरपुर के खजुराहो में खजुराहो के मंदिरों का भी निर्माण कराया था। तो चंदेल राजाओं द्वारा ही खजुराहो में सबसे पहले तालाब का निर्माण कराया गया था। उस तालाब का निर्माण मेनली उन्होंने किसके लिए कराया था, सिंचाई के लिए कराया था। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से किस वंश के द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था की गई थी, तो आपको याद रखना है
चंदेल वंश के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे पहले तालाब का निर्माण कराया गया था। फिर आगे बात करते हैं, तो सबसे पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई थी। ठीक है, उसका नाम था बेनगंगा नहर। आपको याद रखना है, पूछेगा कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई थी, तो आपको याद रखना है बालाघाट जिले में सबसे पहले नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई थी। तो वह कौन सी थी? बेनगंगा नहर 1923 में बनी थी। फिर 1927 से लेकर 31 के बीच में ग्वालियर रियासत के अंतर्गत पगारा बांध का निर्माण किया जाता है। और पगारा बांध किस नदी के ऊपर है? आसन नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि गंगा यमुना नदी तंत्र का हिस्सा है। उसके ऊपर वर्तमान ग्वालियर रियासत में थी। आज हम वर्तमान की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से मुरैना जिले में पड़ता है। किस में पड़ता है? मुरैना जिले में पगारा बांध वर्तमान में है। पहले वहां ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था, तो ग्वालियर रियासत के राजाओं ने बनवाया था। फिर रायसेन जिले में उस दौरान क्या थी? भोपाल रियासत के अंतर्गत रायसेन आता था। तो 1933 के समथिंग पलकमती नदी पर पलकमती बांध का निर्माण कराया था भोपाल रियासत के राजाओं ने, जो कि वर्तमान में रायसेन जिले में आता है। ठीक है, फिर 1936 के समथिंग धुती बांध बनाया गया बालाघाट जिले में बेनगंगा नदी पर। फिर 1940 से लेकर 44 तक ग्वालियर रियासत के अंतर्गत ही तिगवा बांध, जिसे लोग तिगड़ा तिगड़ा बोलते हैं, ग्वालियर के लोगों से मिलेंगे तो वो तिगड़ा तिगड़ा बांध बोलते हैं, पर मेनली उसका नाम क्या? तिगवा बांध है, जो कि वर्तमान में ग्वालियर में पड़ता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में कैसा धीरे धीरे हमने देखा कि सिंचाई का विकास हुआ। तो सबसे पहले चंदेल राजाओं ने तालाब के माध्यम से की। फिर 1923 में बेनगंगा नदी के ऊपर बालाघाट में बेनगंगा नहर का निर्माण कराया गया। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। पूछेगा पगारा बांध किस जिले में स्थित है, तो वर्तमान में मुरैना में है, ग्वालियर नहीं लगा के आना है, उस दौरान ग्वालियर रियासत में था। फिर पूछेगा पलकमती बांध किस जिले में है, वर्तमान में तो रायसेन जिले में, उस दौरान वो भोपाल रियासत के अंतर्गत आता था। फिर तिगवा बांध किस जिले में है, तो वर्तमान में किसमें? ग्वालियर जिले में तिगवा बांध स्थित है। सर, अब मध्य प्रदेश का सिंचाई परिदृश्य हमें बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी भूमि हम सिंचित कर पा रहे हैं नहरों के माध्यम से, आदि के माध्यम से। तो वर्तमान में जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की 44.94 यानी 44.94 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कि बजट में बताया गया था मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की वर्तमान सिंचाई क्षमता कितनी है? 44.94 लाख हेक्टेयर भूमि हमारी वर्तमान सिंचाई क्षमता है। यहां से फिर एक और पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचित जिला है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम सिंचित जिला आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है डिंडोरी मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला है, एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फिर पूछेगा मध्य प्रदेश में शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है सर्वाधिक, तो उसमें याद रखना है नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित जिला है। पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर, सबसे कम डिंडोरी। फिर आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचित फसल कौन सी है, तो मध्य प्रदेश के जितने ज्यादा क्षेत्र पर जौन सी फसल बोई जाती होगी वही फसल क्या होगी? सबसे ज्यादा सिंचित होगी। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल बोई जाती है, इसलिए गेहूं जो फसल है वो सर्वाधिक सिंचित जिला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 तक का टारगेट रखा हुआ है कि हमें 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाना है। तो आपको याद रखना, पूछेगा कि मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट कितने वर्ष तक का है, जब उसे 50 लाख भूमि को क्या कर देना है? सिंचित करना है। तो आपको याद रखना है 2025 तक मध्य प्रदेश का क्या है? टारगेट है। अब इन सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? आपको कुछ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में कुछ कर रही है? जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़े समय पहले मोहनपुरा सिंचाई परियोजना को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ क्या है? एक सिंचाई परियोजना का भाग है। फिर मैं आपको बताऊंगा सीप अंबर सिंचाई परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तांत्या भील परियोजना प्रस्तावित है। तो क्या कर रही है मध्य प्रदेश सरकार? सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए नवीन परियोजनाओं का विकास कर रही है, और उसके लिए क्या करेंगे? वो डैम बनाएंगे, डैम से ही आपूर्ति होगी नहरों को। ये हाँ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं
कि सर सिंचाई के प्रमुख साधन और बता दीजिए। जब हम सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करते हैं कि सिंचाई के मुख्य रूप से 4 प्रमुख साधन होते हैं। एक तो होता है कुएं और नलकूपों के माध्यम से, दूसरी होती है नहर, तीसरा होता है तालाब और चौथा होता है अन्य सोर्सेज जैसे पोखरे, गड्ढे, इन सबकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, सिंचाई करता है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कुएं और नलकूपों की। कुएं और नलकूप आप जानते हैं, ट्यूबवेल और वेल्स। तो इनके माध्यम से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। अब जैसे नदी तो मध्य प्रदेश में बहुत है, पर हर नदी के ऊपर वर्तमान में बांध नहीं बनाया गया है और हर नदी हमारे यहाँ 12मासी भी नहीं है। तो उसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार कहीं लिंक परियोजना लाती है, कहीं डैम प्रस्तावित कर देती है। तो वो सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वर्तमान में कुएं और नलकूप को खोदने के ऊपर अनेक जिलों में क्या लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है। तो इसीलिए पहले क्या होता था, कुएं और नलकूप का ही एक साधन हुआ करता था सिंचाई के लिए। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कुएं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। लगभग मध्य प्रदेश के 67% हिस्सों पर कुएं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। एमपीपीएससी में पूछा हुआ है, इसीलिए ये मैं लेके आया हूं कि प्रमुख साधन कि मध्य प्रदेश में किस साधन के द्वारा सर्वाधिक स्थल पर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो आपको याद रखना कुएं और नलकूपों के माध्यम से। मालवा का पठार जो है, यहाँ पर सर्वाधिक कुएं और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है मेनली। पर देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है, सर्वाधिक कुएं द्वारा सिंचाई वर्तमान में मंदसौर जिले में होती है और सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई वर्तमान में इंदौर जिले में की जाती है। अब बोलो सर इंदौर में तो हमें भूमि दिखाई नहीं देती, तो आप इंदौर के आइट साइड आएंगे, देपालपुर पड़ता है, उज्जैनी ग्राम पड़ता है, तो इनमें वर्तमान में बहुत सारे नलकूप हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या हो रहा है, सिंचाई। तो सर्वाधिक कुएं द्वारा सिंचाई मंदसौर जिले में, नलकूपों द्वारा सिंचाई हमें किसमें, इंदौर में। फिर दूसरा आता है नहरों के द्वारा। तो मध्य प्रदेश का लगभग 21% क्षेत्र किसके द्वारा किया जाता है, नहरों के माध्यम से। सर्वाधिक क्षेत्र देखेंगे तो हम चंबल क्षेत्र देख सकते हैं और नर्मदा नदी क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिला क्या है, ग्वालियर है। इसीलिए ग्वालियर जिले को क्या बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, ग्वालियर है। तालाबों के माध्यम से मध्य प्रदेश के लगभग 3.5% क्षेत्र पर सिंचित किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश का है उसमें सर्वाधिक क्या होती है, तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। सर एक जिला बता दीजिए यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई, तो आपको याद रखना है बालाघाट। सर बालाघाट में क्यों होती है, तो बालाघाट में माइनिंग का बहुत काम होता है, यानी खनिज उत्पादन का बहुत काम होता है। अब खनिज जब उत्पादित करते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, ये गड्ढे खोदते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी खदानें खोदते हैं। जब बारिश में क्या होता है, उसमें पानी जमा हो जाता है, तो उन्हें वो मेनली क्या बोलते हैं, तालाबों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसीलिए सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई हमें कहां पर देखने को मिलती है, बालाघाट जिले में देखने को मिलती है। सर अन्य क्या है, तो लगभग 10% क्षेत्रों पे अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई होती है। जैसे देखिए वर्तमान में क्या होता है कि आप किसी खेत में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा टाइप का बना लेते हैं, ठीक, खेत के बीच में। अब बारिश में क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है तो उसमें क्या होता है, पानी भरा जाता है। अब उसमें किसान क्या करता है कि सबसे पहले तो मछली उत्पादन कर लेता है, और मछली उत्पादन करने के बाद जब उसे पानी की जरूरत पड़ती है खेतों को सिंचित करने के लिए, तो इन्हीं पोखरों के माध्यम से क्या करता है, वह सिंचाई करता है अपने खेत की, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, पोखरों के माध्यम से वर्तमान में सिंचाई की जा रही है। तो विदिशा जिले में वर्तमान में सर्वाधिक पोखरों के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो यहाँ क्या थे, प्रमुख साधन थे कुएं, नलकूप, नहर, तालाब और अन्य साधन। सर्वाधिक कुएं और नलकूपों के द्वारा मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में भी सिंचाई की जाती है, आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं कि सर मध्य प्रदेश में सिंचित पेटियों के बारे में और बता दीजिए। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल को 4 सिंचित क्षेत्रों में बांटा गया है। एक वह क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई होती है तो उन्हें उच्च सिंचित क्षेत्र कहा गया। फिर एक मध्यम सिंचित क्षेत्र कहा गया, यानी जो उच्च थी उससे थोड़ा कम, अल्प, मध्यम से कम और अल्प के बाद न्यूनतम, यहाँ पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है। तो देखो जो सर्वाधिक यानी उच्च सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत चंबल नदी क्षेत्र आता है। क्यों आता है चंबल नदी के बाद सिंध नदी के बाद यहाँ पर बेतवा नदी जाती है, यहाँ पर माटातीला बांध है, उसके द्वारा भी यहाँ पर सिंचाई की जाती है नहर के माध्यम से, ठीक है। तो इस कारण सबसे उच्च क्षेत्र हमारा कौन सा है,
चंबल क्षेत्र, उसके साथ साथ नर्मदापुरम जिला, ये किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च सिंचित पेटी के अंतर्गत आते हैं। मध्यम सिंचित पेटी के अंतर्गत हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, साथ साथ बालाघाट को भी इसके अंतर्गत मानते हैं। फिर अल्प सिंचित क्षेत्र में आप देखेंगे तो मालवा का क्षेत्र मुख्य रूप से आता है और पूर्वी पठार हमें देखने को मिलता है। फिर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आप देखोगे तो सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, मऊगंज, ये वाला एरिया, साथ साथ सतपुड़ा का पश्चिमी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? न्यूनतम सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको याद रखना हो तो रखिएगा, नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जिस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियां होंगी और उसी क्षेत्र में क्या होगा, यानी कि अब देखो ये उच्च सिंचित क्यों होगा सर? ग्वालियर रियासत तो यहाँ पर बांध बने आ रहे हैं, तो ऑलरेडी बांध है, नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, सॉरी चंबल नदी से क्या होंगे? बहुत सारी नहरें निकाली गई होंगी। फिर यहाँ पर नर्मदापुरम में आएंगे तो नर्मदापुरम में तवा बांध, सर इतना बड़ा बांध बनाया गया, उसके द्वारा नर्मदापुरम जिले में बहुत सारा क्षेत्र सिंचित होता है, इसलिए इन दोनों क्षेत्र को सर्वाधिक क्षेत्र में। अब यहाँ आएंगे सतपुड़ा में, तो सतपुड़ा में आपको छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी। अब पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में सिंचित सिंचाई के साधन पहुंचाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये अल्प के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत किसको? मध्य प्रदेश को बांटा गया है। आगे बात करते हैं सर मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना के बारे में, हमें बता दीजिए। देखो सबसे पहले आती चंबल सिंचाई परियोजना। जब हमने नदियों में हम पढ़ रहे थे चंबल नदी, तो चंबल नदियों में मैंने आपको क्या बताया था कि उसके ऊपर 3 परियोजना, उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गरज बताई थी, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। ठीक है, यह 3 ही क्या थी? बहुउद्देशीय परियोजना थी। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जा रहा था, पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही थी, साथ साथ सिंचाई के लिए भी साधन हमें इनको प्रोवाइड करा रहे थे। तो आपको याद रखना है चंबल सिंचाई परियोजना चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, चंबल सिंचाई परियोजना की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर मैं नहर के बारे में अभी बाद में बताऊंगा। तो यह 3 ही क्या थी? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच परियोजना बनी हुई थी। ये भी पूछेगा कि गांधी सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो आपको याद रखना है मंदसौर जिले में स्थित है। अब नहरों की बात करते हैं तो चंबल नहर सबसे पहली आती है, चंबल नदी के ऊपर बनाई गई है, चंबल क्षेत्र में, यानी मेनली ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर आदि क्षेत्रों को क्या इस नहर के माध्यम से सिंचित किया जाता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 1287 किलोमीटर है। फिर बेनगंगा नहर, तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, बेनगंगा सिवनी जिले में बनाई गई है, एक बालाघाट जिले में बनाई गई है, इसे भी याद रखना। तो यानी क्या होंगी कि जो नदियां जिन जिलों से जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आज नर्मदा है, नर्मदा में आप जबलपुर में एक नहर बना दीजिए, वहां पर आपने एक बरगी डैम बना दिया बहुत बड़ा, अब उसके आइट साइड यहाँ पर मंडला जिला था, तो आप क्या मंडला जिलों को पानी नहीं देंगे? उसको भी पानी देंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये एक परियोजना बनती है तो उसका लाभ एक से अधिक जिलों तक पहुंचता है। कुछ छोटी परियोजना होती है, उनसे एक क्षेत्र में पहुंचता है, मध्यम से एक जिले में, वृहद जब होती है तो उसमें क्या होता है, एक से अधिक जिलों तक उसकी क्या होती है, उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर हलाली परियोजना की बात करेंगे तो हलाली नदी के ऊपर बनी हुई है, विदिशा जिले में हलाली का मैंने आपको बताया था, अशोक सागर परियोजना उसका नाम है। यह विदिशा और रायसेन जिले को क्या करती है, सिंचित करती है। फिर आएगी बारना, तो बारना नदी के ऊपर बनी हुई है रायसेन जिले में। फिर भांडेर जो कि बेतवा नदी के ऊपर है, इसके द्वारा क्या दतिया और अशोकनगर को क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा मध्य प्रदेश है, मान लीजिए यहाँ से बेतवा नदी निकलती है, मैंने ललितपुर के पास आपको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बताई थी। यहां से क्या होती है, एक नहर निकलती है, इसे ही क्या बोलते हैं, भांडेर नहर बोलते हैं। और इस भांडेर नहर के माध्यम से दतिया, अशोकनगर, ग्वालियर तक को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। तो यही क्या है, भांडेर नहर है। फिर राजघाट, इसी बांध से एक और नहर निकाली जाती है जो टीकमगढ़ जिले में प्रवेश करते हैं, टीकमगढ़ को सिंचित करती है। फिर बरगी परियोजना जबलपुर में, बरगी मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के ऊपर। फिर माही परियोजना माही नदी के ऊपर, जो कि झाबुआ और धार जिले को क्या करती है, सिंचित करती है। अब आगे और कुछ परियोजना की बात करते हैं तो सीता रेवा परियोजना सीता रेवा नदी पे बनी हुई है, छिंदवाड़ा जिले में है। यहाँ सीता रेवा परियोजना, छिंदवाड़ा जो जिला है वो सीता रेवा नदी के तट पे ही बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है। फिर बाघ परियोजना की भी हमने बात करी थी, बाघ नदी के ऊपर,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। काली सागर परियोजना काली नदी के ऊपर महाराष्ट्र में बनी हुई है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। फिर हालोन परियोजना हालोन नदी पर बनी हुई है मंडला में। मंडला में मैंने आपको एक मटियारी परियोजना भी बताई थी और एक थावर परियोजना भी बताई थी, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर सिंहपुर बैराज बना हुआ है उर्मिल नदी के ऊपर छतरपुर जिले में। फिर भांडेर नहर अभी मैंने बताई बेतवा के ऊपर। नरगवा परियोजना केन नदी की एक सहायक नदी है नरगवा, उसके ऊपर बनी हुई है छतरपुर जिले में। चोरल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है जो कि चोरल नदी पे बनी हुई है इंदौर में। फिर मां रतनगढ़ परियोजना सिंध नदी के ऊपर बनी हुई है और दतिया जिले को क्या करती है, सिंचित करती है। फिर कोठा बैराज परियोजना, यह परियोजना किस पे, बेतवा नदी पे बनी हुई है विदिशा जिले में। फिर कारम सिंचाई परियोजना धार जिले में। आपने अभी एक साल पहले सुना था कि यह बांध फूट गया था, इसका पूरा पानी निकाला गया था, तो यह धार जिले में थी। वर्तमान में इसमें काम चल रहा है। तो कारम सिंचाई परियोजना प्रस्तावित कहां पर है, धार जिले में। फिर मध्य प्रदेश की अन्य परियोजना की तो सीप अंबर सिंचाई परियोजना सीहोर जिले में बनाई गई है। सीप नदी मैंने आपको बताई थी कि इसकी नर्मदा नदी की सहायक थी, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के नरसुल्लागंज नामक स्थल पे इस सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई की। फिर आंबलिया सिंचाई परियोजना खंडवा जिले में हाल ही में शुरुआत की गई है। फिर लोअर सिंचाई परियोजना शिवपुरी में अभी हाल ही में शुरू की गई है। फिर तांत्या भील सिंचाई परियोजना धार जिले में प्रस्तावित है। तो ये नवीन सिंचाई परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की जानी है और शुरू की जा चुकी है। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के मध्य में जो संयुक्त परियोजनाएं चलाई जाए। मैंने आपको जब अपन सोन नदी पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि सोन नदी का अपवाह क्षेत्र किसमें, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब कभी मैं उसका पानी यहीं पे मध्य प्रदेश में रोक लेता हूं तो आगे वाले राज्य उस पर बात नहीं करेंगे क्या, उसमें बात जरूर करेंगे। तो क्या होता है कि उन तीन ही राज्यों के मध्य बात होती है और उनके द्वारा क्या की जाती है कि भाई इस नदी पे हम बांध बनाना चाहते हैं जिसका लाभ हम आपको भी प्रदान करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होती है, परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, संयुक्त परियोजना कहते हैं। यानी वह नदी का अपवाह क्षेत्र एक से अधिक राज्य में हो रहा है तो उन दोनों के बीच में क्या होगी, संयुक्त परियोजनाएं बनाई जाएंगी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य मैंने आपको चंबल नदी परियोजना के बारे में बताया था जिसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना थी। तो पूछेगा गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर परियोजना किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, या फिर पूछेगा चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आपको याद रखना है वो किसकी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। क्योंकि चंबल नदी का बहाव मेनली हमने कहां पर देखा, धार के बाद वो किसमें करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में उसका बहाव क्षेत्र बहुत कम है। फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में केन और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो कि ललितपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर यहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भी किसके बीच में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करेंगे तो बाघ परियोजना, राजीव गांधी बावनथड़ी परियोजना किसके, मध्य प्रदेश। फिर काली सागर परियोजना, ये सब किसके मध्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के। फिर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य भी एक संयुक्त परियोजना थी, कौन सी, बाण सागर परियोजना। इसके अंतर्गत देवलोंद नामक एक बांध बनाया गया है। कौन सा, देवलोंद नामक एक बांध बनाया गया है जो कि देवलोंद गांव में इसलिए। तो ये क्या थी, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच में संयुक्त परियोजना जो कि सिंचाई, पेयजल आदि से संबंधित है। इन परियोजना के बारे में हमने जाना। अब सिंचाई से संबंधित कुछ योजनाओं की बात करते हैं। एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि बलराम ताल योजना कब शुरू की गई। तो आपको याद रखना है 2007 में बलराम ताल योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत क्या हो रहा था कि आपका एरिया, जैसे आपका खेत है तो खेत में आप तालाब के रूप में एक गड्ढा खुदवाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रदान करेगी। वही क्या है, बलराम ताल योजना। उसी योजना को आगे जाके खेत तालाब योजना भी उस योजना को कहते हैं। एक जल अभिषेक अभियान चलाया गया 2006 में जिसके माध्यम से जल की पूर्ति करना थी। फिर एक और योजना है प्रधानमंत्री जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन योजना 2008 में। फिर कमान क्षेत्र विकास परियोजना 1974 में आई। तो यहाँ कुछ सिंचाई से संबंधित योजना थी, याद रखिए तो रखिए, पर बलराम ताल योजना को जरूर याद रखिए। कुछ फैक्ट्स अपन देख लेते हैं कि सबसे कम भूजल कहां पर है, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में। सर्वाधिक भूजल यानी जमीन के अंदर कहां पर पानी है,
तो होशंगाबाद में। सर्वाधिक पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई इंदौर जिले में की जाती है, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है, याद रखना। एक और बात क्या बताई थी, सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा ही कहां पर सिंचाई की जाती है, इंदौर जिले में। सबसे लंबी नहर कौन सी है मध्य प्रदेश की, चंबल नहर है, जिसकी कुल लंबाई 1287 किलोमीटर है। न्यूनतम सिंचित जिला मैंने आपको डिंडोरी बताया, सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर बताया, शुद्ध सिंचित जिला होशंगाबाद बता चुका हूं, फसल बता चुका हूं। कुओं के द्वारा मंदसौर में, नलकूपों के द्वारा तालाब इंदौर में, और तालाब के द्वारा बालाघाट में सिंचित किया जाता है। ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराए हैं, अभी भी करा दिए हैं, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सर मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और बता दिए किस जिले में। सबसे पहले इंदिरा सागर बांध और एक और ओमकारेश्वर बांध, किस जिले में, खंडवा में। नदियों में अपन ने पढ़ रखे। फिर बरगी बांध कहां पर, जबलपुर में। तवा बांध कहां पर, नर्मदापुरम जिले में। बाणसागर बांध कहां पर, शहडोल जिले में। ओमकारेश्वर बांध खंडवा जिले में। महेश्वर बांध खरगोन जिले में। बेनगंगा बांध सिवनी जिले में। बारना बांध रायसेन जिले में। मोहनपुरा डैम राजगढ़ जिले में। मैंने नेवज नदी पढ़ाई थी, पार्वती नदी की सहायक, और उसमें मैंने आपको बताया था मोहनपुरा डैम, तो आपको याद रखना है कहां पर, राजगढ़ जिले में। कोलार डैम सीहोर जिले में। संजय सरोवर डैम, उकाई डैम जिसे बोलते हैं, अनूपपुर जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे कि सर भदभदा डैम कहां पर है, तो भोपाल में स्थित है। केरवा डैम कहां पर है, भोपाल जिले में स्थित है। फिर और कुछ बांध की बात करते तो मुरैना में पगारा बांध है, मैंने आपको ही बताया था। ग्वालियर में तिगवा बांध या तिगड़ा बांध है। शिवपुरी में मड़ीखेड़ा डैम है। फिर आप आओगे राजगढ़ में मोहनपुरा है। मंदसौर में गांधी सागर बांध है। धार में कारम बांध है, चर्चाओं में था। फिर इंदौर में आओगे तो यशवंत सागर मिलेगा और चोरल बांध मिलेगा, ठीक है। फिर भोपाल में आओगे तो भोपाल में कौन सी, कालिया सोत और भदभदा मिलेगा। फिर सीहोर में आओगे तो कोलार डैम मिल जाएगा। रायसेन में पलकमती, बारना बांध, धसान बांध, ये सब देखने को मिलेंगे। शहडोल में देवलोन बांध जो कि बाणसागर योजना का हिस्सा है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। सिवनी में भीमगढ़ बांध, एशिया का पहला मिट्टी से निर्मित बांध। फिर बालाघाट में धुती बांध देखने को मिलेगा। बैतूल में चंदूरा और पारस डोह देखने को मिल जाएगा। छिंदवाड़ा के नजदीक आपको तोतला डोह बांध देखने को मिलेगा। तो यह सब क्या है, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर इसी से पूछ लेगा कि मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है राजगढ़ में। यहाँ पर गुना में आप जाएंगे तो कृष्णा सागर बांध आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी भी परियोजनाएं मैंने पढ़ाई है उन सब पे बांध निर्मित किया ही जाता है, तो उसी फैक्ट से आपको इन सबको याद रख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो यशवंत सागर डैम है वह क्या है, मध्य प्रदेश की रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में हम बात करेंगे जब वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह पढ़ेंगे। तो याद रखना यशवंत सागर जो डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है, गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है। कहां पर, इंदौर में। जब आप जाएंगे पितृ पर्वत के आगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यशवंत सागर। चोरल डैम देखना हो तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, मऊ के इधर जाना होगा, वहां पर आपको चोरल नदी के ऊपर चोरल डैम मिलेगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। फिर अब आगे बात करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने आपको सिंचाई भी कंप्लीट करा दिया है। अब नदियों से लिंक होती हुई सिंचाई कंप्लीट हो चुकी है। आपको दोनों चीजों को लिंक करके पढ़ना है। आपसे कुछ भी पूछेगा कि इंदिरा सागर नहर परियोजना किस जिले में है, तो आपका लॉजिक लगना चाहिए कि इंदिरा गांधी परियोजना हमने खंडवा जिले में पढ़ी थी, तो खंडवा जिले में ही क्या होगी, वो परियोजना होगी। सुक्ता परियोजना खंडवा जिले में होगी। तो यही सभी क्या होती है, सिंचाई से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबको मैंने इस लेक्चर में क्या किया, कवर किया है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे जिस प्रकार मैं आपको हमेशा देता हूं, इन दोनों का आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली नहर किस जिले में शुरू की गई थी, ठीक है। फिर दूसरा है कि बाघ परियोजना मध्य प्रदेश के किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।